अस्सलाम वालेकुम, वेलकम गाइस। दिस इज नदीम मंजूर अगेन, आपकी ट्रैवल ब्लॉग में हाजिर है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्यूज़ल लेटर। ये मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था जर्मन का 12 सितंबर को, और उसको उन्होंने 25 वर्किंग डेज बाद यानी 8 अक्टूबर को दिया है। और रीज़न तो उन्होंने देखिए, इनके आपको पता होगा जर्मन लैंग्वेज में लिखे होते हैं, इसके तकरीबन 16 पॉइंट्स होते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे गलती ना हो। गलती तो मुझसे भी नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वीडियो में आखिर में बताऊंगा कि क्या रीज़न हो सकता है इसका रिफ्यूज़ करने का। इसमें जो 26 जर्मन पॉइंट्स हैं, इनको मैं इंटरप्रीट करूंगा। इसमें 3-4 ही पॉइंट्स हैं जो कि काम के हैं, जो हमसे रिलेटेड हैं। बाकी तो नॉर्मली वो उसको टिक नहीं करते, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे वीज़े लगे हुए थे, आपको मालूम है, और मैंने काफ़ी ट्रैवल किया, लेकिन 5 साल से मेरे कोई ट्रैवल नहीं है। और ये लोग ट्रैवल हिस्ट्री 5 साल की मांगते हैं नॉर्मली हर जहाँ जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे। और जर्मन कॉन्सुलेट में मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि आप अप्लाई करें तो अपॉइंटमेंट की काफ़ी देर से अपॉइंटमेंट मिलते हैं, लेकिन आपको जल्दी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट के बाद फिर ज़ाहिर है आपको फ़ीस जमा करानी होती है, और फ़ीस जमा तो हो जाती है, मतलब उसका प्रोसीजर मैं आपको बताता चलूँ। और फ़ीस जमा कराने के बाद आपको जो अपॉइंटमेंट डेट है वहाँ पहुँचेंगे, तो अगर आपका अपॉइंटमेंट 9 से 10 बजे के दरमियान है तो देखिए आपके लिए बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर आपका 11, 12, 1 बजे के दरमियान अपॉइंटमेंट है तो इसमें आप अच्छी तरह खा पी के और पानी वानी लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ जर्मन कॉन्सुलेट में एज सच बाहर बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है। कराची की बात कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी टाइम लगता है, मतलब 4-5 घंटे आपको बाहर खड़े रहने पड़ेंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट। उसके अंदर भी उनके पास 30-35 लोगों की गुंजाइश होती है। और वहाँ अमूमन पानी कभी होता है कभी नहीं होता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है। हालांकि दे आर डूइंग देयर बेस्ट, लेकिन क्योंकि 600-700 के करीब कराची में लोग आ जाते हैं वीज़े हर रोज़, तो वहाँ तो 40-50 की गुंजाइश है, और जिसमें बाद में पानी भी नहीं होता, तो आप लोग पानी वानी लेके जाएँ अगर आपका अपॉइंटमेंट 11, 12 या 1 बजे तक का है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये तो वैसे आपके समझ में नहीं आएगा। मैं इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट जो है, आप कितनी भी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, मेरे थ्रू करवा लें, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे अगर उनको नहीं देना होता है वीज़ा, वो कैंसिल कर दे, रिजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मली आजकल वो ऐसा है कि फैमिली के साथ बहुत रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, और सिंगल भी आ रहे हैं, लेकिन बाज़ मिल भी जाता है। और देखिए, इसका पहला पॉइंट है जिसको अगर हम इंग्लिश में इंटरप्रेट करते हैं, या उर्दू में, तो उसका लिखा है फॉल्स फॉर्ज ऑफ फॉल्सिफाइड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स वाज प्रेजेंटेड। कि आपने अगर कोई भी किस्म का जाली डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है, या तो रिजर्वेशन करी वो कैंसिल हो गई है, या आपने फेक बैंक स्टेटमेंट दिया है, तो उसकी बुनियाद पे कैंसिल कर सकते हैं, आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इवन आप ब्लैकलिस्ट भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जिसकी वजह से लोगों के टूरिस्ट वीज़े या स्टडी वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं, कारण की तरफ, जिसकी वजह से नॉर्मली वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, और वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन ही है। और उसका मैं बताता चलूँ कि उसका मतलब क्या है। जब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने किसी मनसूबबंदी किया, जो आपने अपना प्रोजेक्ट पेश किया है, या आपने जो मकसद बयान किया है ट्रैवल का, और उसकी जो अकोमोडेशन करी है, और जो आपने उसकी रिजर्वेशन करी है टिकट, वो उससे वो मुतमईन नहीं हुए। वो किस तरह की, मिसाल के तौर पे आप जर्मन वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपने ये भी दिखा दिया मैं आपसे स्विट्ज़रलैंड से आ रहा हूँ या फ्रांस से आ रहा हूँ, तो आपने जर्मनी से फ्रांस की एयर टिकट नहीं दिखाई, या आपने सिर्फ वन वे बुकिंग करी है, या आपने उसकी जो ट्रिप एक हम बना के देते हैं, या आप लोग बनाते हैं, जिसमें आपको डे बाय डे के दिखाने होते हैं कि आपने इधर जाना है उधर जाना है, वो इतने डिटेल में नहीं है, जिसकी वजह से वो नॉर्मली रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है। तो इसमें भी आपको अच्छी तरह से मनसूबाबंदी करनी है कि जहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं, उसको ज़रा थॉरोली इसको डिस्क्राइब करें, ताकि वो आपको आसानी से वीज़ा दे सकें, और कम से कम इस पॉइंट की वजह से आपको वो रिफ्यूज़ ना करें। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें इसका मैं आपको बताता हूँ। तीसरा पॉइंट है कि ये तकरीबन काफ़ी मिलता जुलता है दूसरे पॉइंट से। इसका आपको मैं बताता चलूँ उसका क्या मकसद है तीसरे पॉइंट्स का। ये है तीसरा पॉइंट। और यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एविडेंस दैट यू हैव सफिशिएंट, आपने जो अपना
डेज दिखाए 10 दिन 5 दिन, वैसे 10 दिन इससे इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा आप ना दिखाएं। उसमें आपने ऐसा प्रूफ नहीं करा कि आपके पास मुकम्मल इतना पैसा है कि आप वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे या खर्च करेंगे शॉपिंग में या ट्रैवलिंग में, तो आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो कवर नहीं कर रहा आपके 10 दिन के स्टे को या 5 दिन के स्टे को, या अगर हम 30 दिन का दिखा दिया है तो 30 दिन का तो कभी भी ना दिखाएं। ये काफ़ी कॉमन पॉइंट है जिसकी बुनियाद पे वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो इससे आप ज़्यादा ना दिखाएं। एक हफ्ता 10 दिन शेंजन कंट्रीज़ में, क्योंकि आपको पता है इतना ज़्यादा यूरो की वो है महंगा है, तो 10-15 दिन बहुत होते हैं अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं। वैसे भी वो आपको 1 महीने का या 15-20 दिन का वीज़ा देते हैं, तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा घूम सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन है। अब चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। चौथा पॉइंट ये है जिसमें आपको मैं बताता चलूँ कि ये क्यों रिफ्यूज़ किया जाता है। चौथा पॉइंट है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट नंबर 3 से मिलता जुलता है। इसमें भी यही बताया गया है कि आप जो है जो जितना दिन रहना चाह रहे थे, आपने दिखाया 10 दिन 5 दिन, तो आपने या वहाँ से कहीं दूसरी कंट्री जा रहे थे तो आपने प्रूफ नहीं किया कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप वहाँ जाकर उसको स्पेंड कर सकें, या आप किसी और कंट्री जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे अमेरिका जा रहे हैं, तो आपने अमेरिका की ट्रैवलिंग नहीं दिखाई। जैसे कराची से आप फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं, फ्रैंकफर्ट से लॉस एंजलिस जा रहे हैं, या कराची से फ्रैंकफर्ट लंदन जा रहे हैं, आपने वहाँ का टिकट शो नहीं किया। तो इस बुनियाद पर भी चौथे पॉइंट्स पर वो ये काफ़ी कॉमन पॉइंट्स हैं, इस पर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो आप जब भी ऐसा करें तो उसमें आप पूरे एविडेंस दिखाएं कि आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके एयर टिकट्स हैं आपके पास, और वो शो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पांचवा पॉइंट्स ये है। पांचवा पॉइंट्स में मैं आपको बता चलूँ इसका क्या मतलब है और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट्स है कि जिसमें आपको बताया कि आपके जैसे मिसाल के तौर पे आपको 3 महीने का देते हैं ड्यूरेशन स्टे, सही है। नॉर्मली 180 डेज का होता है, 3 महीने का वीज़ा होता है, उसमें 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं। अगर आपने 90 डेज आपने पूरे कर दिए और दोबारा आप वो लेना चाहते हैं टेंजन वीज़ा, तो वो रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि आप अपना जो एक लिमिट है वो पूरी कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद आते हैं छठे पॉइंट्स की तरफ। छठे पॉइंट्स में आपको ये क्या वो कह रहे हैं जिसकी वजह से, वैसे पांचवा पॉइंट इतना नहीं होता कॉमन जितना एक से लेके हमारे 4 पॉइंट्स काफ़ी कॉमन है जिसमें रिफ्यूज़ हो जाता है। हमारा छठा पॉइंट्स है कि अगर ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आप किसी शेंजन कंट्री में गए या सिटी में गए, वहाँ आपने कोई क्राइम कर लिया और वांटेड हैं, तो उनके सिस्टम में आ जाता है जिसकी वजह से आपको वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है, अमूमन नॉर्मली नहीं होता। ये बहुत रेयर केसेस में, यानी 100 लोगों ने अप्लाई किया तो कोई एक का अगर आ गया तो आ गया, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी मच कॉमन। अच्छा, अगर हम 7 पॉइंट्स की तरफ आते हैं, 7वें पॉइंट की तरफ, तो इसमें वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि ये भी बहुत दिस इज़ वेरी अनकॉमन कि आप किसी एक स्टेट में, जैसे 26-27 कंट्रीज़ हैं, आप वांटेड हैं वहाँ पे, या आपको वहाँ जाना उनकी सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं है, तो मतलब वो नहीं चाह रहे कि वो आप उनके कंट्री में आए, तो इस वजह से ये इस पर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो एक ये हो गया। फिर जैसे हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि अगले पॉइंट में क्या है, यानी सातवां भी इतना कॉमन नहीं है। 8वें की तरफ चलते हैं। 8वें में कि वो भी वेरी सिमिलर टू 7वां पॉइंट कि एक से ज़्यादा स्टेट में आप जो है वहाँ की पब्लिक हेल्थ के रिस्क हैं, यानी आप में या तो कोई आपके कोई डिजीज़ है आप पे, या फिर आप उनकी पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा है, लिहाजा ये भी इतना कंसिडर नहीं किया जाता हमारे लोगों में जो जिसकी बुनियाद पे रिफ्यूज़ल आए। ठीक है, 8वें के बाद हम 9वें पॉइंट की तरफ आते हैं। 9वां पॉइंट है, इसमें आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जर्मन कॉन्सुलेट। हाँ, ये भी इतना कॉमन नहीं है। 9वां पॉइंट में कह रहे हैं, वन और मोर मेंबर स्टेट कंसीडर दैट यू पोज अ रिस्क टू द रिप्रेजेंट हिज हर इंटरनेशनल रिलेशनशिप, के आपको एक कंसीडर करते हैं रिस्क कि वो उनके इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में, मतलब वो आपका जाना वहाँ ठीक नहीं है और वो आपको अपने मुल्क में नहीं कंसिडर कर रहे कि वो आएँ, मतलब आप एक नापसंदीदा शख्सियत के तौर पे वो आपको देख रहे हैं। तो ये भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन ये काफ़ी लोगों को वीज़ा रिफ्यूज़ल का बायस है अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत करी है अपने उस किसी एक मेंबर स्टेट में जाकर। 10वां पॉइंट ये बहुत कॉमन है, ये इसकी अक्सर लोगों के पास होता है। और 10वां पॉइंट ये है कि द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड अबाउट द पर्पस एंड कंडीशन ऑफ द प्लान स्टे वर नॉट क्रेडिबल।
जो आपने रिजर्वेशन या आपने जो ट्रिप दिखाई है कि आप इतने दिन जाके फलां जगह घूमने जा रहे हैं, या आपने रिजर्वेशन दिखाई है, वहाँ किसी किसी चीज़ की कमी है, किसी एक मेंबर स्टेट का आपने एयर टिकट नहीं दिखाया, या आपने जो है ये नहीं आपने उनको दिखा पाए, कन्विंस कर पाए कि आप जो है जिस मकसद के लिए टूरिज्म के तौर पे जा रहे हैं या स्टडी के तौर पे जा रहे हैं, तो वाकई आपका रीज़न जेन्युइन है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स में वो इतना वो सेटिस्फाई नहीं हुए। तो ये काफ़ी कॉमन है इसकी, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन इसमें बहुत आपको अच्छी करने की है, ताकि इस पर अक्सर लोगों के रिफ्यूज़ हो जाते हैं। अगर आप टूरिज्म पर्पज़ में जा रहे हैं तो आपको टूरिज्म की जगहें प्रॉपर दिखानी है, डिटेल में दिखानी है। स्टडी के लिए जा रहे हैं तो किसी अच्छे कॉलेज का दिखाना है कि उसमें आपका एडमिशन हुआ है, और आपने एक कॉलेज ख़त्म करके उसको दूसरे मतलब एक आध, जैसे अगर आपने बैचलर करा है तो फ़ौरन ही आप मास्टर्स करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बैचलर करा है तो आगे 10 साल बाद मास्टर करने जा रहे हैं, इंटर करा है तो बैचलर आप 20 साल बाद करने जा रहे हैं, तो मतलब इसका रिलेशन नहीं बनता। तो लिहाजा इसमें काफ़ी आपको देखना चाहिए। ये पॉइंट नंबर था आपको जो मैंने बताया, जिसकी बुनियाद पे अक्सर लोगों के रिफ्यूज़ कर देते हैं वीज़े। तो ये पॉइंट नंबर 10, मतलब सिर्फ एक पॉइंट की वजह से मुझे रिफ्यूज़ किया है। और जो तर्जुमा ये है कि आपका जो प्रोग्राम है टूरिज़्म का, यानी उस जो आपने मंसूबा पेश किया है सीधी उर्दू में, उससे हम सहमत नहीं हैं। सहमत तो कैसे नहीं होंगे, अब मेरे तो इतने ज़्यादा देखिए जितने भी यूट्यूबर्स हैं और वो वीज़े के हिसाब से जो बनाते हैं वीडियोस सिर्फ रैंकिंग अपनी गेन करने के लिए, आपको बहुत सी ऐसी बातें नहीं हैं जो मैं बताऊँगा। और वो तो ऐसा शो करते हैं कि जर्मन वीज़ा वाले, यूएस वीज़ा वाले या दूसरे कंट्रीज़ वाले वो सिर्फ इसलिए वहाँ बैठे हुए हैं कि आकर बस वो पाकिस्तानी को वीज़ा देने के लिए बैठे हैं, और उनके पास कोई काम ही नहीं है, और वो 100% 99% वीज़ा दे देंगे ताकि उनको व्यूज़ ज़्यादा मिले, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो। लेकिन मेरे में ऐसी वो मैं यूट्यूबर से नहीं हूँ, मैं आपको बिल्कुल हक़ाइक़ बताऊँगा। देखिए मैं दूसरे वीज़े के बारे में बाद में बात करूँगा, जैसे कि शेंजन वीज़ा है। आप मेरी और वीडियो रिलेटेड जो है इस सिलसिले में मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, आप देख सकते हैं। यूएस वीज़े के बारे में और हिस्ट्री कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। अभी हम जर्मन शेंजन की बात करते हैं कि ये आप देखिए मेरे तो इतने सारे ट्रैवल हैं, मैं 2-3 दफ़ा यूएस जा चुका हूँ, जापान जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूँ, शेंजन के काफ़ी कंट्रीज जा चुका हूँ, जैसे स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ, इटली, जर्मन, फ्रांस, और इसके अलावा साउथ अफ्रीका, बहुत सारे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने 20-25 कंट्रीज़ विज़िट किए हुए हैं। और एक उसमें बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें 10-10 दफ़ा मैं गया हूँ, जो हम आगे वीडियोज़ में मैं तफसीलन बताऊँगा। लेकिन उसके बावजूद कि मेरी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा ही है, और उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी की हैं 99.9% कर दी हैं, और मुझे तो पता है सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ इस वीज़े पे कर दिया रिफ्यूज़, इस पॉइंट पे कि मेरा प्रोग्राम उनको समझ में नहीं आया, वो सेटिस्फाई नहीं हुए। आप कैसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको देना ही नहीं था वीज़ा, क्योंकि तो हर रोज़ जर्मन शेंजन वीज़े की आप कराची में जाए तो 600 से 700 लोग खड़े हैं, जिसमें 50% स्टूडेंट हैं, बाकी टूरिज्म वाले हैं। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, हर किसी को वो इस नज़र से देखते हैं कि इसने जाकर वापस नहीं आना। अब उनको ये समझ में नहीं आती, अब जैसे मैं हूँ, अगर मुझे जाकर वापस नहीं आना होता तो मैं पता 4-5 दफ़ा शेंजन कंट्रीज में जा चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं, फार बेटर यूएस जो फार बेटर देन शेंजन कंट्रीज़ है, वहाँ अगर मुझे रुकना होता तो वहाँ रुक के मैं वापस नहीं आता। यहाँ तो पाकिस्तानी कहते हैं कि हमें सिर्फ एक दिन का वीज़ा दो, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी होंगे कहते हैं 1 घंटे का वीज़ा दो, हम जाकर वापस नहीं आएंगे। लेकिन मैं तो इतने वीज़े लेके जाकर वापस आ गया। अब हम ये कैसे प्रूफ करें कि वो हमें जाकर वापस आना है। उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, फैमिली जाती हैं करोड़ों का बैंक स्टेटमेंट लेके, और अरबों रुपए का उनका बिजनेस या सेटअप, उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आप डॉक्यूमेंटेशन ही दे सकते हैं ना, वो आपको इंटरव्यू तो लेते नहीं। यूएस में ये फ़ायदा है, जिसको मैं दुनिया का सबसे आसान वीज़ा समझता हूँ, कि आप कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट में आपको सेटिस्फाई तो हो जाते हैं ना कि आपने वीज़ा इंटरव्यू अच्छा दिया कि ये बुरा। यहाँ हम कितनी में डॉक्यूमेंटेशन कर लो, वो बाद में 25 दिन बाद बता दें जी हमने आपको रिफ्यूज़ कर दिया। अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो हमारे वीज़े देने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर ऐसे बैठे हुए होते तो हमारा कम, आप देख लें कि 25 करोड़ में से 20 करोड़ जा चुके होते। तो जिस तरीके से 1000-2000 बंदा यूएस वीज़ा कॉन्सुलेट कराची एम्बेसी के बाहर बैठा है, और 600-700 मुख्तलिफ फ्रांस की एम्बेसी के बाहर बैठा है, या टी से उसकी जो इनका वो है एमरल्ड टावर में ऑफिस, इसी तरह बहरिया टावर, बहरिया गिजरी में जो बहरिया है वहाँ पे 4th फ्लोर पे मुख्तलिफ ऑफिस हैं, तो सारे पाकिस्तानी खाली हो चुका होता, तो ये नॉर्मली रिफ्यूज़ ही करते हैं। हाँ, अगर आप बीइंग अ मुस्लिम जैसे हम समझते हैं कि हमारा रिस्क लिखा हो तो हम जाएंगे, अगर रिस्क लिखा है तो आपको 100% वीज़ा मिल जाता है। तो आप
जो है बिल्कुल लोगों की बातों में ना है। आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझसे रब्ता करें, मैं 100 में से 99% 99.9% डॉक्यूमेंटेशन कर दूंगा और बता भी दूंगा कि आपके वीज़े लगेंगे कितने चार्जेस हैं। इसके बावजूद वीज़ा नहीं लगता तो इसका मतलब आपको जाना नहीं है, या फिर किसी और अच्छे टाइम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूं। और उसकी वीज़ा फ़ीस जो है आजकल तकरीबन 28,100 है जर्मन की, जो आपको कैश की सूरत में वहाँ कॉन्सुलेट में देने होती है। और बिल्कुल गिन के पैसे लेके जाएंगे क्योंकि बस चेंज नहीं होता। वैसे ही आज 6 से 7 घंटे आपको बाहर धूप में खड़ा होना होता है, आपकी हालत वैसे ही बैड हो जाती है। कराची की मैं बात कर रहा हूँ, इटली में ऐसा नहीं है। इटली में वो तो आपको थर्ड पार्टी है, तो वो अंदर आपको बिठाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, इसी वाला माहौल है। लेकिन जर्मन एम्बेसी की मैं बात कर रहा हूँ कि क्योंकि उनके पास रश इतना है कि वो हालांकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो रश की वजह से ज़ाहिर है वो डिले होता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, अगर आप 12-1 बजे का आपको अपॉइंटमेंट मिलता है तो आप खा पी के अच्छी तरह, जैसे मैं आगे वीडियो में बताया, खा पी के जाएं, पानी की बॉटल्स लेके जाएं। और अगर 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, फिर तो डेट्स हो गया, आपको जल्दी नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको कोई भी बात पूछनी है कमेंट्स में आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उससे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो भी आ रही है, ये मैं आप देखिए, मैंने इस आखिर में इस पर देखिए कि इन्होंने अपील का एक ऑप्शन दिया है जिसमें ईमेल एड्रेस भी है। मैंने अपील कर दी है। अपील के क्या 1 हफ्ता तो हो गया, अपील का क्या उनका जवाब रिप्लाई आया वो भी मैं आपको बताऊंगा, अपील करने का तरीका भी बताऊंगा, वो कर दिया। और ये फ्री ऑफ चार्जेस में, कोई चार्जेस नहीं लगते। उम्मीद है ये वीडियो आपको ट्रैवल प्लान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल आप करेंगे और आपको उससे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। ठीक है, इसके बाद 11वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट में वो आपको कह रहे हैं, ये रीज़न बता रहे हैं कि किस वजह से वो आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। 11वां पॉइंट है, दे आर रीजनेबल डाउट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग, कि वो भी काफ़ी मिलता जुलता है कि उनको डाउट है कि आपने जो चीज़ें इनको पेश की हैं, जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, वो ठीक नहीं है। मतलब वो ये शो नहीं कर रहे कि उनका रीज़न जो रीज़न वो शो कर रहे हैं वो रीज़न है ट्रैवल करने का, तो उससे वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। ये मतलब इंटरकनेक्टेड है, ये तकरीबन समझ लें 11वां 10वें से। अब 12वां पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 12वां पॉइंट क्या है, ये 12वां पॉइंट है, इसमें क्या कहना चाह रहा है जर्मन कॉन्सुलेट आपसे। अच्छा, दूसरी जहाँ से आप अप्लाई करते हैं तो वो अगर फ्रेंच कॉन्सुलेट से कराया तो फ्रेंच कॉन्सुलेट साथ वो इंग्लिश में उसका देते हैं, लेकिन जर्मन सिर्फ जर्मन लैंग्वेज देते हैं और उसको और लैंग्वेज में नहीं देते, तो आपको हमेशा उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। 12वां पॉइंट्स में वो आपसे कह रहे हैं कि दे आर वेल फाउंडेड डाउट्स अबाउट द रियलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ देयर ट्रुथफुलनेस, यानी वो उनको डाउट है कि आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किए हैं वो ठीक नहीं है, वो मतलब फेक की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ऑथेंटिसिटी उनको नहीं समझ में आ रही है। तो या तो उनको लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट हमने 50 लाख का 1 करोड़ का अगर स्टडी के लिए शो किया है, या हमने टूरिज्म के लिए 20-30 लाख शो किए हैं, तो वो लगता है जैसे आपने 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं या 3 महीने का, हमने आखिरी मंथ में ला के पैसे डाल दिए हैं और उनको लग रहा है कि आपने पैसे किसी से बोरो करके डाले हैं, आपके अपने पैसे नहीं हैं। इस तरह के वो रीज़न की बुनियाद पे वो काफ़ी ज़ाहिर है आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 13वां पॉइंट है जो इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि क्या जर्मन कॉन्सुलेट आपसे कह रही है, देयर आर रीजनेबल डाउट्स अबाउट योर इंटेंशन टू लीव द कंट्री बिफोर द वीजा एक्सपायर्स टू लीव द टेरिटरी ऑफ द मेंबर स्टेट। उनको डाउट है कि आप जो जितने दिन का शो कर रहे हैं प्लान अपना जर्मन में जाने का या फ्रांस में जाने का, वो उससे पहले आप इस कंट्री को छोड़ देंगे। यानी वो उसका उनका रुझान ये है कि आपके डॉक्यूमेंट देखें उनको शो हो रहा है कि आप ओवर स्टे करेंगे, वीज़ा अब्यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी कॉमन है पॉइंट, और इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी कि जिससे हम कन्विंस कर सकें जर्मन कॉन्सुलेट को कि आप पूरा अपना स्टडी करके वापस अपने मुल्क आ जाएंगे, या टूरिज़्म जिस मकसद से जा रहे हैं घूम फिर के वापस अपने मुल्क आ जाएंगे। आपने जाना है, नॉर्मली 25 वर्किंग डेज लगते हैं, और आपने उसको दिखाया है कि आप जैसे अगर आप 1 अक्टूबर को अप्लाई कर रहे हैं तो आप दिखा रहे हैं कि आपको 10 अक्टूबर को ट्रैवल करना है, तो आपको सफिशिएंट टाइम नहीं है, क्योंकि जर्मन कॉन्सुलेट कम से कम 25 वर्किंग डे होता है, तो इस वजह से रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि बाद सफिशिएंट डेज नहीं है आपका वीज़ा अप्रूव करने के लिए। तो आपको वेरी इन एडवांस आपको उनको बताना है ताकि वो आपका वीज़ा प्रोसेस कर सकें और वीज़ा ग्रांट कर सकें। अच्छा, सेकेंड लास्ट है 15वां पॉइंट। इनफैक्ट इसमें क्या बोल रही है जर्मन कॉन्सुलेट, आपने जो अपना पर्पस है ट्रैवल का या जहां आप जाना चाह रहे हैं उसकी कोई प्रूफ नहीं दिखाया, यानी आपने उसको कोई रिजर्वेशन नहीं दिखाई।
ठीक है। और आखिरी पॉइंट जो है वो मैं आपको बताना चलूँ, जो रीज़न है जिस पर रिफ्यूज़ करते हैं। अस्सलाम गाइस, दिस इज़ नदीम मंजूर, आपका ट्रैवल व्लॉग में दोबारा हाजिर है। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मुझसे शेंजन वीज़े के बारे में सवालात किए थे और मेरी भी काफ़ी ट्रैवल है और मैंने इस दफ़ा अप्लाई किया जर्मन कॉन्सुलेट से शेंजन वीज़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 25 वर्किंग डेज़ बाद उन्होंने रिफ्यूज़ल का लेटर मुझे दे दिया। मैं आपको पूरे ऊपर A to Z कहानी बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि नेक्स्ट टाइम आपसे कोई गलती ना हो। और मुझसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जो बिल्कुल वीडियो के आखिर में इसका कारण बताऊंगा कि जिसकी वजह से मेरा शेंजन वीज़ा जर्मन रिफ्यूज़ हो गया है। अब सुनो, इंश्योरेंस आपने नहीं करवाया है, जो कि अमूमन लोग करा देते हैं, ये बहुत कम ही आता है इस पर रिफ्यूज़ल, क्योंकि अमूमन सबको पता है कि जर्मन शेंजन कंट्री जाने के लिए आपको 31 डेज़ का कम से कम इंश्योरेंस कराना पड़ता है। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों तो फिर भी आपको वीज़ा लग जाए, ये लक पर भी होता है। लेकिन हमको चाहिए कि हम, क्योंकि मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट भी हूँ और वीज़ा एडवाइज़र भी हूँ, हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है डॉक्यूमेंटेशन को करें और सबमिट कराएं, ताकि वीज़ा लगने के चांसेस 100 में से 99.9% हो। और उसके बावजूद भी नहीं लगता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका वहाँ जाना लिखा नहीं है, या एज ए मुस्लिम आपका रिस्क नहीं लिखा। अगर, क्योंकि हमारा काम है कि डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करके दें, इसके बावजूद भी अगर वीज़ा नहीं लग रहा है तो आप दोबारा अप्लाई करें या किसी और स्टेट से अप्लाई करें। और अगर उसमें कोई ऐसा पॉइंट दिए, जैसे 2-3 पॉइंट जो वेरी कॉमन है मैंने आपको बताए थे, उसमें जो है ट्रैवल आइटनरी, अपने बैंक स्टेटमेंट, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या शेंजन वीज़ा, टूरिज्म, उसमें पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको वेल डिफाइन करना है, ताकि आपका 100 में से 99.9% वीज़ा लग जाए। क्योंकि ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट भी है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो मेरे केस में ये हुआ है कि मैंने 5 साल पहले काफ़ी ट्रैवल किया था। मैं यूएस भी गया हूँ कई बार और जापान भी गया हूँ और साउथ अफ्रीका, शेंजन कंट्रीज़ भी काफ़ी गया हूँ। लेकिन 5 साल जो कोरोना के बाद से मैंने ट्रैवल नहीं किया था, कुछ मसरूफियात की वजह से। तो मेरा नया पासपोर्ट बना था तो वो बिल्कुल ब्लैंक था। तो मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि जर्मन कॉन्सुलेट पुराने पासपोर्ट नहीं लेता, ना वो देखता है, तो उनको पता ही नहीं चला कि मैंने कहाँ ट्रैवल किया है। मतलब मैंने, क्योंकि मैं खुद भी कंसल्टेंसी में काफ़ी बिजी रहता हूँ, मैंने ट्रैवल की एक आइटनरी तो लगा दी थी, लेकिन मुझे चाहिए था कि वीज़े के जितने जितने मेरे वीज़े हैं उनकी एक फ़ोटोकॉपी करके लगा देता, ताकि अपना केस मजबूत बनाने के लिए। क्योंकि हमारे क्लाइंट होते हैं वो इतने हैं कि उनके बैंक स्टेटमेंट 2-2 करोड़ के भी, 4-4 करोड़ के भी, लेकिन उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो अगर कमी रह गई है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है कि दिस इज़ नॉट द एंड। ये याद रखिए, अगर एक जगह से आपका रिफ्यूज़ हो गया, दूसरी स्टेट से कर दें और आपने थॉरोली चेक कर लेंगे और या मेरे थ्रू करवा लेंगे, उसमें कहीं कोई चीज़ की कमी ना रह गई हो, ताकि आपका पैसा और टाइम ज़ाया ना हो। और नए लोगों को मैं ये बोलूँगा कि वो 1-2 जगह की ट्रैवल कर लें, जैसे टर्की ट्रैवल कर लें और बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग ट्रैवल कर लें। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर आपको घूमने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो आपको इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 1-2 कंट्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के हालात सबको पता है कैसे। तो और फिर हम लोग वहाँ जाकर वक्त पर आते भी नहीं है, तो क्योंकि हमारे पास रोज़ का काम है ये, तो वो उनको शक तो होता है। तो और ऑथेंटिसिटी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। फेक डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना दें, ताकि आप ब्लैक लिस्ट होने से बच जाएं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। इसके अलावा आप मुझसे अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी सवाल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आजकल जैसे कि आपको पता है कि जापान भी काफ़ी वीज़े दे रहा है, तो जापान को अगर आपको जाना है, मैं नेक्स्ट वीडियो जापान के बारे में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होगी और उसका क्या तरीक़ेकार है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जापान वीज़ा बहुत इंपॉर्टेंट वीज़ा है और उसकी बेस पर आपको शेंजन अमेरिका के वीज़े बड़े आसानी से मिल जाते हैं, अगर आप जापान वीज़ा लगा कर ट्रैवल करके आ जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे मैं समझता हूँ पूरी उतरेगी। अगर इसमें किसी किस्म की कमी हो तो आप मुझे कमेंट्स सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपकी बेहतरी के लिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।